वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। थर्मोडाइनमिक्स बीएससी सेकेंड ईयर में हम पढ़ रहे थे न्यून तापों का उत्पादन। इसी श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। इसमें हम निम्नलिखित चित्र के अनुसार उपकरण व्यवस्था लेते हैं। इस उपकरण व्यवस्था में हम यहाँ ये कोई अनुचुंबकीय लवण है जिसको इस बोतल में रखा गया है। इसके चारों ओर ये ड्यूअर फ्लास्क है जिसके अंदर द्रव हीलियम है और इसके बाहर वाले ड्यूअर फ्लास्क में द्रव हाइड्रोजन है। दोनों ओर दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स हैं जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ये वाल्व लगा है, इधर निर्वात पंप है और इधर से हम द्रव हीलियम प्रवाहित करते हैं। तो एक बार देखते हैं हम किस तरह की उपकरण व्यवस्था है। प्रारंभ में कांच की नलिका ए में द्रव हीलियम प्रवाहित करते हैं। ये जो कांच की नलिका है इसके अंदर हम द्रव हीलियम प्रवाहित करते हैं यहाँ से, जिससे अनुचुंबकीय लवण का ताप द्रव हीलियम के ताप के बराबर हो जाता है। वो द्रव हीलियम का ताप बहुत कम होता है, तो ये जो अनुचुंबकीय लवण रखा है हमने, हीलियम प्रवाहित करने पर इसका ताप द्रव हीलियम के ताप के बराबर हो जाता है। अब लवण को शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों द्वारा चुंबकित करते हैं जिससे लवण के ताप में वृद्धि हो जाती है। फलतः नलिका में उपस्थित कुछ हीलियम गैस, कुछ जो हीलियम है वो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाती है। निर्वात पंप के द्वारा उस हीलियम गैस व द्रव दोनों को बाहर निकाल दिया जाता है और फिर निर्वात उत्पन्न कर दिया जाता है। इस प्रकार चुंबकन की स्थिति में लवण कुछ समय पश्चात द्रव हीलियम के साथ वापस तापीय साम्यावस्था में आ जाता है। अब चुंबकन क्षेत्र का मान अचानक शून्य करके लवण का रुद्धोष्म विचुंबकन किया जाता है, जिससे लवण का ताप अत्यधिक कम हो जाता है। ये लगभग 10⁻³ केल्विन के आसपास ताप इससे प्राप्त होता है। तो ये क्रियाविधि है जिसके द्वारा हम रुद्धोष्म विचुंबकन में एक लवण को ठंडा करते हैं। अब इसकी थर्मोडायनेमिक्स हम देखें, मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखें कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो किस किस बातों पर निर्भर करता है। और अधिक ठंडा करने के लिए हमारा उद्देश्य है न्यूनतम ताप प्राप्त करना। तो ताप न्यूनतम प्राप्त हो इसके लिए हमें क्या इनिशियल कंडीशन लेनी चाहिए, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। तो माना लवण पर चुंबकीय क्षेत्र B लगाने पर चुंबकन तीव्रता DI, चुंबकन प्रति इकाई आयतन, ये प्रेरित हो जाती है। अर्थात B चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर चुंबकन तीव्रता है वो DI प्राप्त होती है। तो लवण पर किया गया कार्य dW डैश बराबर हो जाएगा B × DI। अतः लवण द्वारा संपन्न कार्य, ये तो लवण पर किया गया कार्य है, लवण द्वारा संपन्न कार्य इसका नेगेटिव हो जाएगा -BDI। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dQ = du + dW। परंतु dW कुल कार्य है जिससे चुंबकन के कारण कार्य भी इसमें शामिल है। तो dW बराबर हो जाएगा PdV और माइनस चुंबकन वाला कार्य माइनस का BDI। ठोसों के लिए dV बराबर 0 होता है क्योंकि ठोसों में ज़्यादा आयतन परिवर्तन होता नहीं है। तो dV = 0, सो dW बराबर हो जाएगा -BDI। PdU वाली टर्म 0 हो जाएगी -BDI। इसलिए dQ बराबर हुआ du - BDI, इक्वेशन नंबर 1। तो दी गई ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और प्लस में ये। बट फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dQ = TdS।
अब ये समीकरण ये दर्शाते हैं कि ठोस पदार्थों के चुंबकन में ऊष्मागतिकी के मैक्सवेल संबंध वैध रहते हैं। इन दोनों से ये पता चलता है। यहाँ चुंबकीय निकाय सामान्य निकाय के चर P तथा V के स्थान पर -B और I प्रतिस्थापित हमें करना। भाई जो थर्मोडाइनमिकल जो फंक्शन होता है उसमें क्या होता है, dq बराबर होता है du प्लस pdv और सेकेंड लॉ सेम होता है dq बराबर tds। तो यहाँ अंतर क्या है, यहाँ जो चुंबकीय निकाय है उसमें pdv की जगह प्लस के pdv की जगह माइनस का vdi आ गया, तो dv की जगह तो di आ गया, यानी v की जगह i और p की जगह -b, केवल इतना चेंज है। ये हम प्रतिस्थापित कर दें तो हमारे जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो ठीक ठीक यहाँ भी लागू हो जाएंगे। अब हम मैक्सवेल इक्वेशन से लेते हैं फ्रॉम थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। थर्ड टीपीएस वाला है। सो del T by del P at constant entropy equal to del V by del S constant pressure, और इसके बराबर हो जाएगा T del V by del Q P। यहाँ क्या कर दिया हमने, T से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दिया, नीचे TDS बराबर DQ हो गया, del Q ऊपर T आ गया, तो T del V by del Q कांस्टेंट प्रेशर, इक्वेशन नंबर 3। अब हम जो चुंबकीय निकाय है उसके लिए प्रतिस्थापन कर दें, P को -B से और V को I से प्रतिस्थापित करने पर अपने पास आया del T by del B S। पीछे वाले इक्वेशन में हमने यहाँ P था उसको B से -B से और V को I से प्रतिस्थापित कर दिया, तो del T by del B कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल टू -T del I by del Q कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू -T, इसको हमने लिख दिया del I by del T इंटू del T by del Q एट कांस्टेंट B इक्वल टू -T del I by del T कांस्टेंट B del Q by del T कांस्टेंट B, इक्वेशन नंबर 4। सो del I by del T और ये बटे में हम लेंगे तो ये del Q by del T आ गया। यदि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा इकाई द्रव्यमान के लिए Cb है, यदि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा इकाई द्रव्यमान के लिए Cb है, तो इकाई आयतन के लिए कितनी होगी, del Q by del T एट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू dCb, जहाँ d घनत्व है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा इकाई द्रव्यमान के लिए ये हो जाएगी del Q by del T, विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा से। वैसे क्या होती है विशिष्ट ऊष्मा, m इंटू Cb, और जो कि ये इकाई द्रव्यमान के लिए है तो क्या हो जाए D। अपने पास ये आता है del Q by del T कांस्टेंट B इक्वल टू dCp, यहाँ D घनत्व है, दोनों साइड आयतन से गुणा कर दें तो ये द्रव्यमान बन जाएगा। ये हो जाएगी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा इकाई आयतन के लिए। वही एकांक आयतन के लिए है, वरना ये mCp होता, लेकिन आयतन के लिए है, द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व होता है, आयतन से आयतन कैंसिल होके dCp आ गया। इसलिए del T by del B एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल टू -T by dCp del I by del T कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये इस इक्वेशन में हमने मान रख दिया ऊपर del T by del B, तो -T by dCb यहाँ से ये मान रख दिया और इंटू del I by del Tp। क्यूरी नियम लगा दें हम, काई इक्वल टू μ0 I by B इक्वल टू C by T, तो यहाँ से I इक्वल टू BC by μ0 T। दिस इम्प्लाइज del I by del T बराबर हो जाएगा BC by μ0 T स्क्वायर 1/T का T के सापेक्ष रेस्पेक्ट में अपन जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा BC by μ0 तो कांस्टेंट और 1/T का -1/T स्क्वायर।
सो डेल टी बाई डेल बी कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस टी बाई डी सी बी बी सी बाई म्यू जीरो टी स्क्वायर इक्वल टू ए बी बाई सी बी टी। इक्वेशन नंबर 8 जहाँ ए बराबर सी बाई म्यू जीरो टी। यहाँ से इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कर लें तो टी डेल टी इक्वल टू ए बाई सी बी बी इंटू डेल बी। इक्वेशन नंबर 9 रुद्धोष्म चुंबकन में जब बी का मान अचानक शून्य कर दिया जाता है तो ताप T1 से T2 हो जाता है। तो समीकरण 9 से ये जो इक्वेशन नंबर 9 है, यहाँ इस लिमिट में हम इसका समाकलन कर दें तो अपने पास हो जाएगा T1 से T2 T डेल्टा T इक्वल टू ए बाई सी बी बी टू जीरो बी डेल्टा। टेम्परेचर T1 से T2 हो गया और मैग्नेटिक फील्ड हमने B से अचानक जीरो कर दिया। ये हो गया T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बी स्क्वायर बाई सी बी। दिस विल बिकम T2 स्क्वायर इक्वल टू T1 स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई सी बी। T1 स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 माइनस ए बी स्क्वायर सी बी T1 स्क्वायर। सो T2 विल बी T1 1 माइनस ए बाई सी बी बी ओवर T1 का स्क्वायर होल रेज़ टू पावर हाफ। क्वेश्चन नंबर 10। तो ये अपने पास अंतिम ताप का फॉर्मूला आ गया। रुद्धोष्म चुंबकन के द्वारा जो फाइनल टेम्परेचर प्राप्त होगा उसका ये फॉर्मूला है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्रारंभिक ताप जितना कम होगा, उतना ही कम T2 का मान होगा। प्रारंभिक टेम्परेचर जितना कम होगा उतना ही कम हमारा फाइनल टेम्परेचर होगा। तो इसके अंदर कोशिश ये की जाती है कि लो टेम्परेचर प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक ताप को न्यूनतम रखा जाता है जितना कम हम कर सकते हैं। अर्थात B का मान जितना अधिक होगा एवं T1 का मान जितना कम होगा उतना ही अधिक शीतलन होगा। यहाँ B भी हम देख रहे हैं, जितना B का मान जितना ज़्यादा होगा, B का मान जैसे जैसे बढ़ेगा उतना ही T2 का मान कम होगा। तो स्ट्रॉन्गर फील्ड लगाकर और इनिशियल टेम्परेचर कम लेकर, जितना कम इनिशियल टेम्परेचर लेंगे और जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें न्यून ताप प्राप्त होगा। एक इसकी क्विक रिकैप लेते हैं हम। रुद्धोष्म चुंबकन की थर्मोडायनेमिक्स क्या है, लवण पे किया गया कार्य और लवण द्वारा संपन्न कार्य हम ज्ञात कर लेंगे। ऊष्मागतिकी का प्रथम और द्वितीय नियम लगाएंगे और इसकी हम थर्मोडायनेमिकल जो सिस्टम है उससे तुलना करें। तो हम ये देखेंगे कि ऊष्मागतिक निकाय और चुंबकीय निकाय में केवल ये अंतर है कि ऊष्मागतिक निकाय के लिए प्रेशर की जगह माइनस B और वॉल्यूम की जगह I आ जाएगा। तो हम यहाँ मैक्सवेल इक्वेशन लगा देंगे। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन से हम शुरू करेंगे और इसमें इसको रीअरेंज करते हुए ये इक्वेशन हमें मिलेगा। इसके बाद हम चुंबकीय क्षेत्र के लिए विशिष्ट ऊष्मा की अवधारणा का प्रयोग करेंगे, ये हमें मिला। फिर हम क्यूरी नियम की अवधारणा का प्रयोग करेंगे तो I का मान हमें ये प्राप्त हो गया। ये मान इसका हम अवकलन करेंगे तो ये मिल गया। ये हम इस इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 6 में, तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होता है। अब चूंकि B को हम अचानक घटाकर शून्य करते हैं और टेम्परेचर T1 से T2 हो जाता है, इन लिमिट में हम समीकरण नंबर 9 का समाकलन कर देते हैं और समीकरण 9 का समाकलन करने पर हमें प्राप्त होता है T1 टू T2 T dt इक्वल टू ए बाई सी बी बी टू जीरो बी डी पी। दोनों साइड समाकलन हमें करने पर T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बी स्क्वायर बाई सी बी, ये हमें प्राप्त होता है। और यहाँ से ये माइनस किस लिए आया, क्योंकि लिमिट B टू जीरो है इसलिए माइनस आया, या हम लिमिट को चेंज करेंगे 0 टू B तो यहाँ माइनस आएगा। वो यहाँ से T2 स्क्वायर इक्वल टू दिस, और दोनों साइड वर्गमूल लेंगे तो T2 का मान हमें मिल जाएगा T2 इक्वल टू T1 1 माइनस ए व सी बी बी बाई T1 स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 1/2। यहाँ से एकदम क्लियर है कि जितना ज़्यादा B का मान होगा, यानी जितना ज़्यादा अप्लाइड फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा,
उतना ही कम टेम्परेचर हमें प्राप्त होगा। दूसरा, जितना कम इनिशियल टेम्परेचर होगा उतना ही कम हमें फाइनल टेम्परेचर प्राप्त होगा। इस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण चुंबकन द्वारा हम न्यूनता प्राप्त करते हैं, जो काफ़ी न्यून 10⁻³ केल्विन की कोटि का टेम्परेचर प्राप्त किया जा सकता है। थैंक्स।